हाँ जी, बहुत समय के बाद एक ऐसा मंडे आया है जब मंडे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज पूछने का मन कर रहा है कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा? और इसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि इंडियन मेंस ने, इंडियन वुमेन्स ने, दोनों ने मिलके ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को हरा दिया। अब जिस तरीके से कल 2 मैचेस हुए, इंडियन वुमेन ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला और वहाँ पे जीत गए। अब ये इंडिया पाकिस्तान का अगर हम एंगल रखते हैं तो फिर खुशी की बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और हम पाकिस्तान से नहीं हारे हैं। और वर्ल्ड कप में जो डोमिनेंस इंडिया का होना चाहिए वो एटलीस्ट पाकिस्तान के सामने तो है। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले मैच में अब इसमें तो सिर्फ एक कहावत याद आती है कि हिरण के बच्चे को अगर गर्दन से लटका कर भी रखोगे तो वो जिराफ नहीं बन जाएगा। बांग्लादेश इंडिया आने से पहले वार्न कर रहा था कि इंडिया वालों तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। और जिस तरीके से टेस्ट मैच में ये पिटे हैं, उसके बाद अब यंग इंडियन टीम जिसको सूर्य कुमार यादव कैप्टन कर रहे हैं, उससे ये जिस तरीके से हारे हैं। और अगर कल के दिन की मैं बात करूं तो दोनों मैचेस एक साइड कर दो, हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस, भाई साहब क्या स्वैग है मेरा पांड्या का। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने खेला है, हमारा कुंफू पांड्या, जिस तरीके से बंदे ने खेला है, सारी इनिंग एक तरफ, बॉलिंग एक तरफ, सिर्फ एक शॉट, वो जो नो लुक रैंप शॉट मारा है, कमाल, कमाल। बैट छोड़ के मार रहा है, बॉलिंग करने आ रहा है तो विकेट ले रहा है। फील्ड में जिस तरीके का प्रेजेंस है और जिस तरीके से प्लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज की भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से वो टीम के साथ जेल हुआ है, जिस तरीके से वो ग्राउंड में मजे ले रहा है, जिस तरीके से वो लाइफ के मजे ले रहा है, ये दिख रहा है कि एक कमबैक हुआ है, एक बेटर कमबैक हुआ है। आईपीएल में इतना सब झेलने के बाद फिर वर्ल्ड कप में जाके जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद अब जाके हार्दिक पांड्या वो पुराना वाला पांड्या दिख रहा है जो लाइफ के मजे लेता था, जो परफॉर्मेंसेस के प्रेशर को नहीं देखता था, या फिर जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती थी। पर कल जिस तरीके का शॉट मारा है, मैं तो फैन हो गया हूं। अब मतलब वो कहते हैं ना कि नए हेटर्स ढूंढने पड़ेंगे, भाई साहब हार्दिक पांड्या को नए हेटर्स ढूंढने पड़ेंगे। मैं पहले भी हेट नहीं करता था, बट हाँ, आईपीएल में जो सिनेरियो हुआ था उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगता था कि हार्दिक पांड्या की ऑब्वियसली उतनी गलती नहीं थी जितना ब्लेम मिल रहा था। पूरी की पूरी गलती एमआई के मैनेजमेंट की थी। एमआई वालों को लगा कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी या फिर रोहित शर्मा एज अ प्लेयर अब टीम को कुछ नहीं दे सकते। और उसके बाद रोहित शर्मा का जो जवाब है, बहुत ही सही था कि रोहित शर्मा ने किसी भी इंटरव्यू में कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक क्लिप निकला था जब अभिषेक नायर से बात कर रहे थे कि अ, ये मंदिर है, इसको मैंने बनाया है और अब इस तरीके की चीजें हो रही है। तो सिर्फ इतना क्लिप वायरल हुआ था, उसमें और भी बहुत कुछ बोला था लेकिन क्लिप डाउन भी हो गई थी, बट इतना तो हम सब ने देखा था। और उसके बाद जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप हम उठा के ला रहे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, आईपीएल वगैरह मेरे लिए इतना ही मायने नहीं रखता। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें ड्यू फैक्टर ने जितना रोल प्ले किया था, अगर आईपीएल नहीं होता तो वर्ल्ड कप पहले हो सकता था। बट क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा हो चुका है कि उसके वजह से वर्ल्ड कप सफर किया। और ये भी एक रीजन है जिस वजह से हम वर्ल्ड कप हारे थे। और अगर मैं कहता हूं कल पांड्या का परफॉर्मेंस देखने के बाद कि अगर 2023 में भी हमारे पास हार्दिक पांड्या होता, 2024 के फाइनल में भी हार्दिक पांड्या एक की प्लेयर बना जिसने मेजर विकेट लिए थे, क्लासन का विकेट लिया था, मिलर का विकेट लिया था। तो अगर 2023 के वर्ल्ड कप में अगर हमारे पास हार्दिक पांड्या होता तो शायद वो वर्ल्ड कप भी हमारा होता। अभी हमारे कैबिनेट में एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक टी20 वर्ल्ड कप दोनों होता। बट कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हार्दिक पांड्या ने तो वन साइड पूरा समा लूटा है, बट बाकी प्लेयर्स ने भी जिस तरीके से परफॉर्म किया, कल दो डेब्यूटेंट थे, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी। मयंक यादव ने बहुत इंप्रेस किया। मयंक यादव को हर कोई देखना चाहता था कि वो किस पेस पे बॉलिंग करेंगे, वो रन कितने देंगे, विकेट कितने देंगे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। इंजरी के बाद वो बिना कोई क्रिकेट खेले सीधा वो टीम में थे और सबको देखना था कि वो किस पेस के साथ बॉलिंग करेंगे। मयंक यादव की जो एवरेज पेस थी वो 140 की थी, और जो हाईएस्ट स्पीड से उन्होंने कल बॉलिंग की वो 149 थी, और स्लोवेस्ट उनका 106 था शायद से। तो जिस तरीके की बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग, पहला ओवर मेडन ओवर और उसके बाद सेकंड ओवर की दूसरी बॉल पे ही विकेट मिला, वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल का कैच किया। बट उसके बाद एक ओवर में मयंक यादव को 15 रन भी पड़ते,
बट ठीक है, ये T20 फॉर्मेट है और ये पहला मैच है, लेकिन जिस लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, मैचेस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो और बेटर हो जाएंगे। और बांग्लादेश जिस गेम प्लान के साथ आया था मयंक यादव के अगेंस्ट के, उनको निकल के मारने का सोच रहे थे, जिस पेस पे मयंक यादव बॉलिंग कर रहे बांग्लादेश के लिए वो बहुत ज्यादा था। मयंक यादव के आने तक तो वैसे भी मैच काफी बदल चुका था और इंडिया का ही मैच था वो हमेशा से, मतलब टॉस जीतने से लेके मैच खत्म होने तक। और एक और चीज, हर कोई कह रहा है कि ये बहुत ही बोरिंग काइंड ऑफ मैच था, वन साइडेड मैच था, मजा नहीं आया। ग्वालियर वालों के पास 14 साल के बाद मैच आया, उसके उसमें भी ये बोरिंग सा मैच आया। बट एज अ फैन अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे कहीं से बोरिंग नहीं लगा। अर्शदीप सिंह को इतने दिनों के बाद देखने के बाद, जब वो T20 फॉर्मेट में कमबैक कर रहे थे, उन्होंने 3 विकेट लिए, 4 ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भी कल कमबैक कर रहे थे, उसने भी 4 ओवर में 3 विकेट लिए। पहला ओवर अच्छा नहीं गया था बट स्टिल, पहले ओवर में भी शायद दूसरी या तीसरी बॉल पे कैच छूटा था, नीतीश कुमार रेड्डी कैच को जज नहीं कर पाए थे, लाइट के बीच में वो दिखी नहीं बॉल। नीतीश कुमार रेड्डी का मैच थोड़ा सो गया, एवरेज गया, बुरा नहीं बोलूंगा। डेब्यूटेंट थे, पहला मैच था, और जिस तरीके से खेला है, जब सामने हमारा कुंफू पांड्या मार रहा है, और जिस तरीके के फॉर्म में कल कुंफू पांड्या दिखा, भाई साहब उसके सामने रना बॉल ही खेलो, कुंफू पांड्या को ही देखना था। 2 स्ट्राइक 2, ठीक है। एक एक्सपीरियंस प्लेयर सामने खेल रहा है और टीम को क्यों अपना विकेट थ्रो करके जाना है कि हाँ मुझे भी मारना है करके। ग्वालियर की पिच इतनी आसान नहीं थी, बैटिंग करना इतना इजी नहीं था जितना इंडियन प्लेयर्स ने बना रखा था। अभिषेक शर्मा अनफॉर्चुनेट रहे कि रन आउट होके गए। फिर संजू सैमसन से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि संजू सैमसन के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस सीरीज में उनका इम्पैक्ट नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि इंडिया की ओपनिंग के लिए जहां पे वो compete कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी बहुत प्लेयर है। ऋतुराज गायकवाड़ भी है, अभिषेक शर्मा भी है, यशस्वी जायसवाल कंफर्म है, और एक ही ओपनर की जगह है। अब वहां पे शुभमन गिल भी ओपनर बनना चाहता, तो कंपटीशन बहुत है, और बाकी प्लेयर्स बेटर कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा बेटर कर रहे हैं। कमेंट्री में मुझे याद नहीं है कि कौन था, आकाश चोपड़ा था या आरपी सिंह था या फिर पार्थिव पटेल थे, मुझे याद नहीं है कि किसने ये बात बोली थी, बट किसी ने ये बात बोली थी कि अभिषेक शर्मा ने अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं दिया है कि वो अपनी जगह को पक्की कर पाए। अब अभिषेक शर्मा के इंटरनेशनल करियर में T20 मैचेस मुश्किल से 4 या 3 होंगे, तो इतने ही मैचेस है, इतने में उन्होंने एक सेंचुरी मारी है। अब उसके बाद इम्पैक्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा का अगर 4 मैच में एक सेंचुरी आ रखा है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही था, बट बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट लिया था, वो बुरा नहीं था, बिल्कुल बुरा नहीं था। और वो अनफॉर्चुनेट रहे कि वो रन आउट होके गए। और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा कल खेल रहे थे, ऐसा प्लेयर हमें बहुत टाइम के बाद मिला है, जो बॉल कहीं भी रहे वो पावर प्ले को डोमिनेट करने जाता है। तो संजू सैमसन को अगर टीम में आना है और जिन लोगों से वो compete कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंसेस और हाई करनी होगी। कल की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, बट जो कंपटीशन है वो इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव 360 प्लेयर है, बंदे में इतने सारे शॉट्स हैं, बंदे के पास बहुत सारे शॉट्स है। कल एक स्टैट आया था, कमाल का स्टैट था, वो मैं वीडियो में लगा भी दूंगा। तो बंदा बहुत तरीके के शॉट मार सकता है, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, फाइनल में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने खेला, एक साइड को या फिर वन डायमेंशन प्लेयर बन के खेलने की क्या जरूरत है। कल भी बहुत अच्छा खेल रहा था सूर्य कुमार यादव, बट जिस तरीके से एक साइड पकड़ लिया था, वहां पे बांग्लादेश ने एक फील्डर भी लगा दिया था, और उसी साइड को बार बार अटैक किया जा रहा था। सूर्य कुमार यादव अगर पूरे ग्राउंड को खेले, अगर 360 नाम दिया है, 360 उनके पास शॉट्स हैं, इतने सारे शॉट्स हैं सेलेक्ट करने को, तो वन डायमेंशन प्लेयर बन के खेलना ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए एज अ फैन, जिसको पता है कि सूर्य कुमार यादव का पोटेंशियल क्या है। तो वो चीज देखना मुझे हमेशा डिसअपॉइंटिंग लगता है, कि जब सामने वाली टीम को भी पता है कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है और ये प्लेयर अटैक कहाँ पे करेगा। ये प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत गलत है। क्रिकेट का यही नेचर है, आप 4 बार सही हो गए, उसके बाद अगर आप आउट होते हो तो वो 4 बार आपको, मान लो कि अगर 4 बार में 4 छक्के ही मारते तो भी 24 रन आते, और उसके बाद जब आप आउट होके जाते हो तो वो टीम पे किस तरीके का इंपैक्ट करेगा आपको नहीं पता, टीम कोलैप्स भी हो सकती है। और आप जब इतने अच्छे फॉर्म में हो, जब आपको बॉल दिख रही है, आप कनेक्ट इतना अच्छा कर रहे हो, तो वन डायमेंशन बनने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खेला बहुत जबरदस्त है, खेला बहुत जबरदस्त है। जितनी देर खेल रहे थे,
कुछ 14 बॉल में 29 रन या 13 बॉल पे 29 रन बनाए, कमाल का था वो। उस उतने मोमेंट के लिए बहुत मजा आया, उस तरीके की बैटिंग देखने में बहुत मजा आया। और वैसे भी कल इंडिया के 4 ही बैटर्स खेल के गए, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और फिर नीतीश कुमार रेड्डी। हम 7 विकेट से जीते। नीतीश कुमार रेड्डी ने 15 बॉल में 16 रन मारे थे। ठीक है, हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, लेकिन कल जिस तरीके की इंडिया ने टीम सेलेक्ट की थी, जितने भी लोगों ने टीम प्रिडिक्ट की थी, ये वो टीम नहीं थी। इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस थे। वॉशिंगटन सुंदर भी अंदर थे। रवि बिश्नोई अनफॉर्चुनेटली बाहर थे। T20 में बेस्ट बॉलर होने के बाद रवि बिश्नोई बाहर थे। फिर वरुण चक्रवर्ती को अंदर रखा गया था। मयंक यादव को पहले ही मैच में चांस मिल गया, हर्षित राणा से पहले। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाया गया, रियान पराग को भी खिलाया गया, रिंकू सिंह को भी खिलाया गया। अब अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर मिल जाए प्लेयर्स को कि रिंकू सिंह कहाँ खेलने वाले और रियान पराग कहाँ खेलने वाले, क्योंकि जिस तरीके से टीम सेट की है, संजू सैमसन पता नहीं किस तरीके से उन्हें ओपनिंग में डाल दिया। ओपनिंग में दूर दूर तक संजू सैमसन नहीं दिख रहे थे, उसके बाद अचानक से उनको टीम में लिया गया और टीम में एक नया रोल दे दिया गया कि आप ओपनिंग करने वाले हो। अब वैसे तो ये संजू सैमसन के लिए बहुत बेस्ट चांस है टीम में कमबैक करने का, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, क्योंकि उनके पास ओवर्स ज्यादा है। पावर प्ले वो डोमिनेट कर सकते हैं, पावर प्ले में वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो बहुत चांसेस हैं। बट स्टिल एंड ऑफ द डे डिपेंड यही करेगा कि वो खेलते किस तरीके से। और वॉशिंगटन सुंदर भी है। वॉशिंगटन सुंदर ने कल 2 कैचेस पकड़े थे, 2 ओवर में 12 रन दिए, बैटिंग आई नहीं। बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा हो गई इंडिया की। ऑनेस्टली बोलूं तो टीम बहुत अच्छी थी। टीम में हर बेसिस कवर थे। बॉलर में हमारे पास अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, फिर वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रियान पराग को भी हमने बॉलिंग करते हुए देखा है, तो 6 बॉलर्स तो यही हो जाते हैं। तो बॉलिंग ऑप्शंस कैप्टन के पास हमारे बहुत सारे थे। और जिस तरीके से कल बांग्लादेश वालों ने बैटिंग की है, क्या बैटिंग की है। बैटिंग के नाम पे कुछ नहीं किया है, बॉलर्स ने हमारे जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मुझे तो बहुत मजा आया कल के मैच में। जिस तरीके से बॉलिंग डोमिनेंस देखने को मिला और उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग में डोमिनेंस दिखाया, हमने कुछ 11.5 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया था। 49 बॉल्स बचे थे और 7 विकेट से हराया हमने। अब हम सीरीज में 1-0 से लीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैच में देखते हैं किस टीम के साथ इंडिया टीम उतरती है और किस तरीके से इंडिया टीम खेलती है। अब जरा विमेंस क्रिकेट की बात कर देते हैं। अब विमेंस क्रिकेट का भी कल मैच था, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरीके से कल के मैच में इंडिया टीम ने फील्डिंग की है, इंडियन विमेंस ने जिस तरीके से फील्डिंग की है, इस तरीके की फील्डिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ एक कैच ऋचा गोस्वामी जो हमारे विकेट कीपर है, उनका एक कैच छोड़ दे, तो उस कैच के अलावा जिस तरीके से फील्डिंग हुई है, वो बहुत ही एवरेज हुई है। जिस तरीके से 2-2 कैच छोड़े गए, इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया बॉलिंग में। बॉलिंग में पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट करा, जिस तरीके से विकेट्स लिए, वो रेगुलर इंटरवल में आ रहे थे। लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड, न्यूजीलैंड वाले मैच में मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन न्यूजीलैंड वाले मैच में इंडिया ने जितना गंदा परफॉर्म किया था, मैं उस पे पहले ही मैच में आके इतना हार्श नहीं होना चाहता था कि एज अ फैन या फिर जितनी समझ मुझे क्रिकेट की है उस हिसाब से जो मैंने मैच देखा था, उसमें मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। न्यूजीलैंड एक टीम जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में आने से पहले वो 10 लगातार T20 मैचेस हारे थे। उसके बाद वो आते हैं, वो अपना इंटेंट दिखाते हैं, वो पावर प्ले में जिस तरीके से खेलते हैं, वहां से ही टीम इंडिया लॉस्ट लगी। और जिस तरीके से फील्डिंग की, कैचेस छोड़े, ऋचा गोस्वामी ने उस दिन कैच छोड़ा था, और वो भी कीपर का एक बेसिक सा कैच, एक रेगुलर कैच, ऐसा कैच जो उससे इजी हो ही नहीं सकता। और कीपर बेस्ट फील्डर था ग्राउंड में जो कि उस कैच के लिए जाना चाहिए, और वो नीचे आ भी गई थी, लेकिन जिस तरीके से जजमेंट था, हेलमेट ही सही करते रह गए। तो जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड दिखा है वो तो बहुत ही बुरा था। ऊपर से शायद क्योंकि मेंस क्रिकेट को हम इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, तो अब वो ट्रांजिशन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या फिर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो इंटेंट और जो बॉडी लैंग्वेज मेंस क्रिकेट की है, वो वुमेन्स क्रिकेट में दिखती ही नहीं। बहुत लेथार्जिक जैसी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है सुस्त खड़े हुए हैं। रोहित शर्मा जैसा एक कैप्टन चाहिए जो कि आके बोले कोई कोई भी गार्डन में घूमेगा ना, तो आप समझ जाओ, उस तरीके का कैप्टन चाहिए। ऐसा लगता है कि सो के उठ के बस किसी ने खड़ा कर दिया, बॉल बगल से निकलेगी तो भागेंगे, या फिर
ठीक है, खड़े हैं, बॉडी लैंग्वेज से कोई इंटेंट नहीं दिख रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप खेलने आए हुए। पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को हमने 105 या 106 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और जब बैटिंग करने आए, कमेंट्री में मिथाली राज और अंजुम चोपड़ा दोनों कमेंट्री कर रहे थे, और वो बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि इंडियन बैटर्स का इंटेंट नहीं समझ में आ रहा। 106 रन बनाने के लिए हमें 18.5 ओवर लगे, 7 बॉल सिर्फ बाकी थे, तब हमने मैच जीता है। ऑब्वियसली हमने 6 विकेट से मैच जीता है, लेकिन उस वो इंटेंट नहीं था। हमारा नेट रन रेट बहुत बुरा हो रखा है, हमें नेट रन रेट सुधारने की जरूरत है, और कल हम सुधार सकते थे, बट जिस तरीके से खेला है वो सही नहीं लगा, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। हमारे पास विमेन्स आईपीएल है, हम विमेन्स को मेंस टीम के तरह इक्वल पे दे रहे हैं। उसके बाद जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो अगर हम ये बोलें कि परफॉर्मेंस भी इक्वल चाहिए, तो क्या ये ज्यादा होगा? बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस था वो बहुत बुरा था। जिस तरीके से दो दो कैच छोड़ रहे, जिस तरीके से वो इंटेंट नहीं दिख रहा, दो चार प्लेयर को छोड़ के बाकी किसी में उस तरीके का एग्रेशन या इंटेंट दिख ही नहीं रहा। एक तो रेणुका ठाकुर में वो दिखता है, एक तो हरमनप्रीत कौर में तो ऑब्वियसली दिखता है, उसके बाद जेमिया रॉड्रिगेज इनमें दिखता है। और जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही रिसेंटली इंडिया टीम के अगेंस्ट, वो बहुत बुरा है। हमने टेस्ट मैच में देखा कि वो रिचर्ड बंदा किस तरीके की लीचर्ड अंपायरिंग कर रहा है, और कल इंडिया टीम के अगेंस्ट जिस तरीके से अंपायरिंग कर रहे थे, वाइड बॉल दे रहे जबकि थाई पैड में लग के गया। अब फोर्थ अंपायर जब नो बॉल होती है तो इंटरवीन करके बता देता है ना कि ठीक है, नो बॉल थी, आप देख नहीं पाए हो, ग्राउंड फील्ड अंपायर ने देखा नहीं है, पर नो होना चाहिए, मुझे पता है। बट जब ग्राउंड फील्ड अंपायर वाइड दे देता है और वो गलत वाइड है, तब फोर्थ अंपायर क्यों नहीं इंटरवीन करता? और वर्ल्ड कप जैसा स्टेज है जहां पे एक रन से मैच हार सकते हैं, वहां पे फोर्थ अंपायर इंटरवीन नहीं कर रहा। अब ये तब तक अंडर द रेडार जाएगा जब तक कोई टीम हारती नहीं है और इसका इशू नहीं बनेगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड वाले वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड हारा था, बेन स्टोक के बैट से लग के वो चौका गया था, उसके बाद रूल में चेंजेस आए हैं। तो ये वैसा ही है कि जब तक कोई टीम सफर नहीं करेगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाला अगर एंगल हटा दे, तो कल के मैच में एज अ क्रिकेट फैन खुश होने जैसा कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से इंडिया टीम भी स्ट्रगल कर रही थी 106 रन बनाने के लिए, 18.5 ओवर लगे, विकेट्स जबकि हाथ में होने के बाद हमारे 6 विकेट्स अभी बाकी थे। जिस तरीके से हमने मैच को इतना लंबा खींचा है, हमने नेट रन रेट को सही करने की कोशिश नहीं की, और जिस तरीके से मैच को हम स्लोली स्टेडी लेके गए हैं कछुए की चाल के तरह, ये बिल्कुल सही नहीं था। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में इंडियन विमेन्स टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। होप तो यही है हमारी कि इंडियन विमेन्स टीम भी T20 वर्ल्ड कप लेके आए, बट लेट्स सी, परफॉर्मेंसेस देख के उस तरीके का ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं हो रहा। ऑनेस्टली उस तरीके का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा कि इंडिया टीम कुछ कर पाएगी। बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं कि इंडिया टीम किस तरीके से खेलती है आगे आने वाले मैचेस में, और इंडियन मेंस टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकेंड T20 में कौन सी टीम लेके उतरेगा। तो लेट्स सी। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ एक मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। वो हमारे पास अगर थोड़े से प्यार, थोड़े से खाने के लिए आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भगाएं नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा प्यार ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।